अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर। आज मैं बहुत दिनों बाद दरख्शां क्लास 10th बिहार बोर्ड का एक बहुत ही उम्दा वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। निगार अजीम का लिखा हुआ अफसाना आशियाना है। पहले आप निगार अजीम मुसन्निफ़ा के बारे में पढ़ लें, जान लें, इसलिए कि ताकि आप जो है इसमें का वन वर्ड वाला जो क्वेश्चन होता है वो निकल जाए। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपका वन वर्ड वाला क्वेश्चन भी मैं निकाल कर आपके सामने हाजिर कर दूँ। वीडियो आप देखते रहें, इस तरीके से आप आगे पढ़ें। मैं ऐसे इसको पढ़कर बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने भी आ जाए और समझने भी आ जाए और इससे क्वेश्चन आंसर भी आप आसानी से कर लें। निगार अजीम अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार हैं। अहद हाजिर कहते हैं कि अभी जो चल रहा है ना, इसको हाजिर कहते हैं, ठीक है ना। तो पता ये चला कि निगार अजीम अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार हैं। इनका असल नाम मलके महर निगार है। इनका असल नाम जो है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए भी आ सकता है कि इनका असल नाम क्या है। तो इनका असल नाम मलके महर निगार, कलमी नाम निगार अजीम है। कलमी नाम कहते हैं कि जो अफसाना निगार या शायर जो हैं असल नाम के अलावा उर्फ़ी नाम या कलमी नाम जो रखते हैं उन्हें कलमी नाम कहा जाता है। यानी इनका असल नाम मलके महर निगार है और कलमी नाम निगार अजीम है। यानी निगार अजीम के नाम से ही ये मशहूर हैं। वह उर्दू दुनिया में मशहूर और मकबूल हैं। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। यानी ये भी आपका क्वेश्चन एक बन सकता है कि उन्होंने उर्दू के अलावा किस उन्वान पर या किस मजमून पर उन्होंने जो है ना किया, एमए किया है। तो ड्राइंग और पेंटिंग में भी उन्होंने एमए किया है। उन्होंने सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। सआदत हसन मंटू भी बहुत बड़े जो है ना अफसाना निगार हैं। उन्होंने तनकीदी जायज़ा पेश की। तनकीदी जायज़ा कहते हैं, आप उसको आम तौर पर इंग्लिश में कमेंट कह सकते हैं। यानी तनकीदी जायज़ा ये होता है कि कोई अफसाना निगार हो या कोई नॉवेल निगार हैं, उनके बारे में यहाँ ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये उन्होंने भी यानी निगार अजीम ने भी उनका यानी सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो नई दिल्ली में है, वहाँ से जो है ना इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। इस वक्त ख़वातीन अफसाना निगारों में उनकी ख़ास पहचान यूँ भी बनती है कि उन्होंने ख़वातीन के जज्बात व महसूसात यानी एहसास को कहते हैं और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे हैं। यानी ये औरत थीं और औरतों की बारे में या औरतों के जज्बात व एहसासात के बारे में उनके मसाइल पर जो है ना उन्होंने मुतअद्दिद अफसाने लिखे हैं। जबरो इस्तेहसाल और मौजूदा मुआशरे की इंसानियत सोज सूरत हाल पर उन्होंने हायत असर अंगेज़ अफसाने लिखे हैं। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स के नाम से 1990 में शाये हुआ। ये आप याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना एक हमेशा आमतौर पर ये आता रहता है, ये कि उनका जो है ना 1990 में जो है ना पहला अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है। तो अक्स है जो 1990 में शाये हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद 1999 में मजमुआ गहन शाये हुआ। अफसानों के अलावा उन्होंने सफ़रनामे और तनकीद के मैदान में भी नुमाया काम किए हैं। हो गया। उन्होंने हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फ़न का जायज़ा पेश किया है। बहादुर शाह ज़फ़र जो मुग़लिया दौर के आखिरी ताजदार बादशाह कहा जाता है, तो बहादुर शाह ज़फ़र की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनकीदी किताब शाये हो चुकी है। यानी बहादुर शाह ज़फ़र जो है, जब अंग्रेज़ों ने उन्हें जो है क़ैद कर लिया और रंगून जब भेज दिया, तो वहाँ पर उन्होंने शायरी शुरू कर दी। जब रंगून यहाँ चले गए तो उन्होंने शायरी शुरू कर दी और अच्छी शायरी भी की है बहादुर शाह ज़फ़र ने।
तो कह रहे हैं कि उनकी अहम तनकीदी किताब जो है ना शाये हो चुकी है, उन पर उन्होंने यानी निगार अजीम ने तनकीदी जायज़ा भी पेश किया है। निगार अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा है जो खासा मकबूल हुआ। सफ़रनामा तो आमतौर पर आप समझ रहे हैं कि उन्होंने गर्द आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा जो है ना लिखा जो खासा मकबूल हुआ। लोग उन्हें जो है ना गौर से पढ़े भी और खुश भी हुए। या आपका उनके बारे में यानी निगार अजीम के बारे में आप पढ़ लिए। आइए चैप्टर जो है हम पढ़ लेते हैं शॉर्टकट में, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो है ना ये पढ़ लें। और इस तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि आप इस कहानी के बारे में यानी इस अफसाने के बारे में हर चीज़ आप जान लेंगे और किरदार के भी बारे में जान लेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आशियाना। आशियाना तो आमतौर पर आप समझ ही रहे हैं, आशियाना कहते हैं घर को। और आमतौर पर आशियाना उस घर को कहा जाता है जैसे आमतौर पर चिड़िया जो है ना तिनके चुन चुन कर लाकर अपना घर बनाती हैं, उनको जो है ना आशियाना कहा जाता है। लेकिन इसमें आशियाना इसलिए कहा गया कि इसमें जो है ना दो बरकत अली हैं और उनकी बीवी है जरीना, ये दोनों की किरदार इसमें है। जो है ना अपना घर आशियाना जो बनाया था उसी के बारे में इसमें बयान किया गया है। तो आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। अपने बड़े बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहते हुए कई बरस बीत गए थे। हर तरह का सुख चैन था। यहाँ दोनों हर वक्त हर बात का ख्याल रखते। यानी बरकत अली के बेटे का नाम था क्या, सिराज, और उनकी सिराज की बीवी का नाम जो था इरफाना था, जो बरकत अली की बहू भी कही जाती हैं, है ना, बहू भी है इरफाना, और बेटे का नाम है सिराज। ठीक है, ये इतना याद रख लेंगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ दोनों हर वक्त हर बात का ख्याल रखते। कौन? यानी सिराज और इरफाना जो है अपने माँ बाप का हर वक्त ख्याल रखते थे। हर तरह के ऐशवाराम और मोहब्बतों से नवाजते, यानी हर तरह का ऐशवाराम करते देते थे और मोहब्बतों से नवाजते थे। दो प्यारे प्यारे पोते भी अल्लाह ने अता किए थे। किनके? यानी बरकत अली के दो प्यारे प्यारे पोते भी थे। अब पोते का नाम भी आप याद कर लेंगे। अदनान तकरीबन 9 बरस का हो गया था और फरहान अभी 5 बरस का था। ठीक है, दोनों स्कूल जाते, दादा दादी से मोहब्बत करते, पौ के मान ही में और हेलिस्टी के किस्से सुनाते। हाँ, आप देखिए कह रहे हैं कि ये दादा दादी से दोनों जो है ना पोकेमान और ही मैन और बेस्लेट है ना, इनके किस्से जो है ना ये दादा दादी जो है ना वो दोनों अपने पोता को सुनाते रहती थी। दादी सुनाती थी आमतौर पर, लेकिन इन सब के बावजूद अंदर ही अंदर एक तरह का खालीपन, उदासी और उकताहट सी भरी रहती थी। किनके? यानी जरीना और बरकत अली, इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। कभी कभी ये उदासी घुटन बन जाती और ये सोचने पर मजबूर कर देती थी कि आखिर ऐसा क्यों। मेरे शौहर बरकत अली सिद्दीकी एक अच्छे ओहदे पर फायज थे। अब देखिए ये कहानी जो सुनाया जा रहा है वो जरीना के तरफ से सुनाया जा रहा है, जो बरकत अली की बीवी होती हैं और सिराज की माँ होती हैं। ठीक है ना, ये अफसाना जो है ना एक किस्सा कहानी, छोटे से अफसाना कहा जाता है छोटे किस्से कहानी को, ये उन्हीं की तरफ से ये सुनाया जा रहा है। ये सब इतना जहन में रखिएगा। खैर, तो ये कह रहे हैं कि मेरे शौहर बरकत अली सिद्दीकी एक अच्छे ओहदे पर फायज थे। अपना छोटा सा मकान था, अल्लाह का दिया सब कुछ था। हमारे 2 बच्चे थे, दोनों की परवरिश और आला तालीम में उम्र का पहिया इतना तेज चला कि एहसास ही नहीं हुआ कब बूढ़े हो गए। बेटी रुकैया की जिम्मेदारी से सुबुकदोश हुए। अब इनकी बेटी का नाम था रुकैया, ये भी याद रख लीजिएगा, है ना, कि बेटी रुकैया की जिम्मेदारी से सुबुकदोश हुए, यानी उनकी शादी करने के बाद। और सिराज की बेंगलौर मुलाजमत लगी तो अकेलेपन ने घेर लिया। यानी उनका बेटा जो सिराज था वो बेंगलौर में नौकरी करने लगे, बेंगलौर में। रुकैया अपने ख़ानदान के साथ खुश खुर्रम और आबाद थी। यानी रुकैया उनकी बेटी जो थी वो अपने ख़ानदान के साथ खुश खुर्रम थी। शुरू में तो जल्दी जल्दी बेटी दामाद आते, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे उनकी मसरूफियतें बढ़ी तो बस बतौर मेहमान आते। यानी पहले शुरू में ऐसा भी होता है कि बेटी दामाद जो है आमतौर पर आते रहते हैं, लेकिन उनकी जब मसरूफियतें बढ़ गई, काम जब बढ़ गया तो वो बतौर मेहमान यानी कभी कभार वो आते थे। और फिर सिराज की शादी हुई
और वो भी अपनी बीवी के साथ बेंगलौर आबाद हो गया। लेकिन बरकत जैसे ही रिटायर हुए, सिराज और इरफाना जिद पकड़कर अपने साथ बेंगलौर ले गए। अब बरकत अली सिद्दीकी जो थे वो अपनी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। अब रिटायर होने के बाद जो है ना उनके बेटे सिराज और उनकी बहू जो है इरफाना जिद पकड़ लिए, कहा कि हमारे साथ आप बेंगलौर चलिए। और वो आशियाना जो हमने तिनका तिनका करके बनाया था, बेटे बहू की मोहब्बत में बहुत दूर छूट गया। ये जरीना कह रही हैं। बेटे बहू ने खिदमत गुजारी और दिलजोई में दिन रात एक कर दिए। कभी कभी हम दोनों मियाँ बीवी इस खिदमत से शर्मसार भी हुए, यानी जो वो खिदमत करते थे इनसे शर्मसार होना करके अपने आप को खुद एक छोटा महसूस करते थे कि किस तरीके से ये दोनों जो है ना हमारे साथ जो है ना व्यवहार करते हैं, कितने अच्छे इंतज़ामात हमें हो रहे हैं। यार करना भी चाहिए माँ बाप की खिदमत। जब नाश्ते की मेज़ पर बहू सलाइस पर मक्खन की मोटी तह लगाकर पेश करती तो ये भी मुस्कुराते और मैं भी हंस पड़ती और कहती, प्यारी बहू रानी, इस उम्र में कितना मक्खन लगाओगी तो 10 बीमारियां और पल जाएंगी और तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। ये जो है ना बरकत अली कहते हैं। अल्लाह ना करे अम्मी जान, या अम्मी कहती, अल्लाह ना करे अम्मी जान बीमार हो आपके दुश्मन, ऐसा ना कहिए। इस उम्र में खाएंगी नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी, क्यों अब्बू जान। और अब्बू जान मुस्कुरा पड़ते हैं। खाने पीने और फल फ्रूट से लेकर रोज़मर्रा की तमाम जिम्मेदारियों और ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखते। कुछ वक्त पोतों के साथ बातें करने, उनके खेल सीखने में गुजर जाता। यानी जब बूढ़े हो जाते हैं, पोता पोती हो जाते हैं, तो दादा दादी का यही काम होता है, बच्चों को खेलना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को खिलाना। कह रहे हैं कि उनके खेल सीखने में गुजर जाता। सिराज ऑफिस चला जाता, बहू घर के और बाहर के कामों में मसरूफ़ रहती। नए ज़माने की होते हुए भी वह पुरानी कदरों से जड़ी हुई थी। वाकई सिराज की पसंद लाजवाब थी। दोनों में कभी कभार तकरार भी होता भी है। जब एक जगह रहेंगे तो कभी कभार तकरार भी होगी, क्योंकि इरफाना घर की ना होकर मुलाजमत भी काम। देखिए इसमें यह होता है कि इरफाना जो है ना चाहती थी कि हम घर के मुलाजमत ना करें बल्कि एक नौकरानी रख लें, और मैं भी एक मुलाजमत नौकरी करने के लिए है ना ये तैयार हो जाती थी इरफाना। जबकि सिराज उसे गैर ज़रूरी समझता था, कहता था नहीं, जब मेरी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, तो फिर जो है ना तुम्हें नौकरी करने की या मुलाजमत करने की क्या ज़रूरत है। उसे अल्लाह ने अच्छी मुलाजमत और हर आराम मुहैया किया था, और वह इरफाना को खामखा नौकरी के जोखम में नहीं डालना चाहता था। इब्तदा में बेंगलौर आकर उनके साथ रहना बहुत अच्छा और खुशगवार लगा। न खाने पकाने की फिक्र, न दाल दलिए का हिसाब, न पास पड़ोस और जाने वालों का झंझट। ये जरीना कह रही हैं। लिफ्ट से 7 मंजिल पर चढ़ते और उतरते, किस फ्लैट में कौन रहता है, क्या करता है, मुर्दा या जिंदा कौन जाने। बहुत कोशिश करती बहू कोई काम करने दे, लेकिन वह हाथ ही ना लगाने देती। दिल चाहता कि बरकत और सिराज की पसंद की डिश में मैं भी बनाऊं। यानी ये जरीना कह रही हैं कि मेरा दिल चाहता कि उनकी पसंद यानी सिराज की पसंद का डिश जो है ना खाना मैं खुद बनाऊं, लेकिन इरफाना इतने प्यार से मना करती कि मैं खामोश हो जाती। क्या अम्मी जान, सारी उम्र तो हो गई आपको काम करते करते, पकाते खाना पकाते, बस अब आपके आराम के दिन हैं। सिराज बताते हैं, आप बहुत काम करती थी, बहुत अच्छे खाने पकाती थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं हूँ ना, और मैं किचन से बाहर निकल आती। सिराज भी इरफाना की ज़बान बोलने लगता। अम्मी आप आराम कीजिए, आप काम क्यों करती हैं, इरफाना को परेशानी होगी तो नौकर रख लेगी। हालांकि सफाई सुथराई, बर्तन झाड़ू और कपड़े धोने के लिए 2 आया लगी हुई थी। आया समझ रहे हैं, नौकरानी। लेकिन इरफाना खाना हमेशा खुद ही पकाती, अच्छा और खुश जायका यानी जायकादार पकाती। यानी इरफाना जो है बहुत अच्छा खाना बनाती थी, जायकादार खाना बनाती थी। मुझे कई मरतबा एहसास हुआ कि 2 मुलाजमाओं को पैसा जाता है, यानी 2 नौकरानी थी। ये जरीना कहती हैं कि मुझे एहसास हुआ कि ये 2 नौकरानी को पैसा जाना क्या है। ये छोटे मोटे घर के काम तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन सिराज और इरफाना ने इस तरह कभी नहीं सोचा कि मैं काम करूँ। उन्हें तो मेरा आराम बेहद पसंद था। यानी वो दोनों बहू बेटे जो है ना ये चाहते कि माँ बाप जो है ना दोनों अब आराम करें, क्योंकि बुढ़ापे का वक्त है।
कभी किसी काम के लिए मुलाजमा को टोकती कि सब्जी ऐसे धो, फ्रिज में ऐसे रखो, कपड़े ऐसे फैलाओ, सफ़ेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े न धो। यानी ये जरीना जो है ना नौकरानी को डांटती तो सिराज फौरन बोल पड़ता, अरे अम्मी ये दर्द सर आप क्यों मोल लेती हैं, इसके लिए तो आपकी बहू ही काफ़ी है, आप क्यों परेशान होती हैं। यानी उनके बेटे सिराज कहते, अब मैं क्या समझाऊं कि मैं परेशान नहीं हूं, इस घर पर अपना हक समझती हूँ। अब यहीं से देखिए, यहाँ से जो है ना माँ के दिल में ये बात आती है कि मैं अगर डांट रही हूँ तो फिर ये बेटे जो है ना मुझे फिर क्यों टोक रहे हैं, इसलिए कि इस घर पर मेरा भी हक है, यह मेरे बेटे और बहू का घर है। अब यहाँ से जो है ना जरीना सोचने लगती हैं कि ये मेरा घर नहीं है, अगर ये मेरा घर होता तो यहाँ मेरा हक होता, मैं जिसे चाहती डांटती, जिसे चाहती जिस तरीके से कहती। नहीं, यहाँ से इनके जहन में ये बात आ जाती है कि मेरे बेटे और बहू का घर है, ये घर पराया नहीं है, सफाई सुथराई या घर के काम काज पर मैं नज़र नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। आखिर मैं घर की बड़ी हूँ, बहू पर अभी से इतनी जिम्मेदारियाँ ठीक नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती, बस खामोश हो जाती। दरअसल इरफाना ने अपने घर के निज़ाम और हुकूक में किसी दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। यानी इस तरीके से वो इंतज़ाम कर दी थी कि किसी की दखल अंदाजी जो है ना उन्हें पसंद नहीं था। मैं शिकायत करती भी तो किस बात की। इन दोनों ने बड़ी इज्जत और मोहब्बत एहतराम के साथ मेहमानों की तरह अपने घर में और दिल में जगह दी थी। यानी जिस तरीके से मेहमान को जगह दी जाती है, ये जरीना सोचती हैं कि वो भी जो है ना मेरे साथ जो है ना मेहमानों की तरह पेश कर रही हैं। जब कभी दोनों में नाराज़गी या खटपट होती तो मौका देखकर सिराज से कहती, बहू अगर मुलाजमत करना चाहती है तो करने दो, पढ़ी लिखी है, आजकल सब लड़कियां करती हैं, और फिर मैं हूँ ना, घर की तमाम जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगी, खाली ही तो बैठी रहती हूँ, यहाँ मुझे कोई काम ही नहीं, फिर दो दो आया लगी हुई हैं। अब सिराज कहते हैं, नहीं अम्मी ये मसला नहीं, इन बड़े शहरों के मसाइल ही दूसरे हैं, दिन भर बसों और ट्रेनों में धक्के खाने पड़ते हैं। यानी अगर ये कमाने जाएंगी, कहीं मुलाजमत करने जाएंगी तो बसों और ट्रेनों में धक्के खाने पड़ेंगे, और मैं कई बातें है ना हैं, और फिर खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो तो चलो ठीक है, मेरा प्रमोशन होने वाला है। यानी सिराज जो सोचते कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो सैलरी भी बढ़ जाएगी, मेरी सैलरी और बढ़ जाएगी, और फिर कौन सा बहुत बड़ा कुंबा है हमारा। सिराज के दलाइल सुनकर मैं खामोश हो जाती और बहू भी बोल पड़ती, अम्मी आप फिक्र न कीजिए, उनकी अकल में मेरी बात आएगी ही नहीं। दिन यूं तो बहुत आराम से गुजर रहे थे, लेकिन दिल की नैया डोलती रही, नया नहीं नैया है दिल की, लेकिन दिल की नैया डोलती रहती। बरकत भी बेटे के यहाँ बज़ाहिर खुश और मुतमईन नजर आए, लेकिन उनके बेचैनी मेरी नज़रों से पोशीदा न थी, यानी छुपा हुआ नहीं था, इसलिए कि वो भी बेचैन रहते। मैं बरकत के मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानती थी। ये तो समझ रहे हैं कि कौन सुना रही हैं, जरीना बरकत अली की बीवी हैं, लेकिन एक अनजाना सा खौफ मुझे उनके दिल के तारों को छेड़ने से रोके रहता। इसमें रत्ती बराबर भी शक नहीं कि हमारा बेटा और बहू बहुत लायक, बाअदब और हज़ारों में एक थे, हमें तो उन पर फख्र होना चाहिए था। ये अम्मी कह रही हैं, उनके गुण बयान करने चाहिए थी, जैसे इरफाना अपने सहेलियों से हमारे गुण गाती थी, लेकिन हमें इतना मौका भी कहाँ मिलता, या फिर शायद हम खुद को ही नहीं समझ सके कि हम चाहते क्या हैं। अपना हाथ इख्तियार, देखिए यही है, यानी वो बुज़ुर्ग हैं, माँ सोच रही हैं कि हमारा हाथ यहाँ नहीं, अपना इख्तियार नहीं है, इसलिए कि हमें जो मिलता है हम खा लेते हैं, अपनी बादशाहत नहीं है, हम उम्र साथी, ऐश व आराम या फिर अपनापन। हम सब जब एक साथ बैठते और पुरानी बातें छेड़ते तो मुझे एहसास होता बरकत के अंदर भी कहीं ना कहीं मायूसी पनप रही है। न जाने वो क्या सोचते रहते थे, और फिर एक रोज़ वह खुद ही बोल पड़े। क्या बोलते हैं, थक गया हूँ मैं आराम करते करते और किताबें पढ़ते पढ़ते। अब रिटायर कर गए थे तो करते क्या, आराम कर रहे थे, लेकिन एक इंसान जो है आराम करते करते इंसान थक जाता है, चाहे वो बुढ़ापे के हो या चाहे जब भी हो। मुझे यहाँ आने के बजाय कहीं कोई काम या नौकरी करना चाहिए थे। शायद हमने यहाँ आकर गलती की। जरीना यहाँ अपनी बीवी से कह रहे हैं, यह हमारा घर नहीं है, ये तो बेटे और बहू का घर है।
ہم تو اس گھر کے مہمان ہیں، اور مہمان تو دن دو دن کا ہوتا ہے، مہمان ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، برسوں کا نہیں، اسی مہمانی میں 2 برس گزار دیے ہم نے، بہت ہوئے ہیں 2 برس، اب میں بیمار سا ہو گیا ہوں۔ برکت علی کہہ رہے ہیں کیا تم اپنے بیٹے اور بہو کو چھوڑ کر میرے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں واپس چلو گی، جہاں تم پکاؤ گی اور میں کھاؤں گا؟ چٹنی روٹی ہی صحیح، اپنا پڑوس ہوگا، شاید شام کی محفلیں ہوں گی، اور پھر بیٹا بہو چھوٹ تھوڑے ہی جائیں گے، ہم سب آتے جاتے رہیں گے۔ یہ برکت علی کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ کسی اسماعیل میرٹھی نے کہیں کہا کہ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، وہ ہے خوف ذلت کے حلوے سے بہتر۔ یہاں سوچتے ہیں کہ ہمیں آزادی تو نہیں ہے، وہاں جو ہے نا شام میں محفلیں سجتی تھی، دوست بیٹھتے تھے، نہیں، اس طریقے سے جب برکت علی یہ بات کہتے ہیں تو برکت کی محبت، اپنائیت اور خود اعتمادی نے میرے اندر سینکڑوں چراغ روشن کر دیے، اور ہم نے پھر اپنا آشیانہ آباد کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ یہ موٹا موٹی آپ سمجھ گئے، میں نے سبق پڑھ دیا، لیکن آپ موٹا موٹی یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں 2 کردار ہیں، برکت علی اور زرینہ، اور ان کے بیٹے عرفان ہیں، سراج ہیں، اور ان کی بہو کا نام ہے نا عرفانہ ہے نا۔ یہ کہانی آشیانہ